ये पढ़ाने का उद्देश्य कतई नहीं है। जो आपको आता है उसी को पढ़ा के हम आपको घर नहीं भेजेंगे। हम आपके डाउट वाले सेक्शंस को फेज 1, फेज 2, फेज 3 के माध्यम से क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए थोड़ा पेशेंस लगेगा। नीचे चले जाइए बाबू, ऊपर में सीट नहीं है, नीचे जाइए। इसके लिए थोड़ा पेशेंस लगेगा। नीचे सेकंड फ्लोर पे जाइए, वहां लाइव हो रहा है। इसके लिए थोड़ा पेशेंस लगेगा, और पेशेंस लगेगा नहीं मतलब लगेगा, और आपको समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि लेवल थोड़ा सा अप है। लेवल थोड़ा सा अप है तो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं तो आप एंड एनर्जी, ठीक है, कि अगर कोई पिंड नीचे, दोनों बातें आप याद रखिए, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएगा। अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे जाएगा तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो अंतिम वेग 0 होगा। आप लोग शायद ये जानते होंगे। और जैसे ही कोई पिंड नीचे से ऊपर जाएगा तो त्वरण कहिए, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, त्वरण कहिए या गुरुत्वीय त्वरण कहिए, या गुरुत्वीय त्वरण कहिए, या कुल ऊर्जा कहिए, या कुल ऊर्जा कहिए, यह नियत रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? नियत रहेगा। इसको थ्योरी में लिखते जाइएगा। अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे फेंकेंगे, यू का मान 0, थ्योरी में जगह है ना, आपको जहां पर जगह का दिक्कत होगा तब दूसरे पेज में लिखिएगा। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो अंतिम वेग 0, नीचे से ऊपर जाएगा तो कौन वेग 0? अंतिम वेग 0। त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण और कुल ऊर्जा का मान इसमें क्या रहेगा? नियत रहेगा। जल्दी लिख। पीडीएफ का प्रिंट उम्मीद करते हैं ऑनलाइन वाले छात्र निकाल लिए होंगे। लिख लिए? थोड़ा फास्ट करना है। ऊपर से नीचे आएंगे यू का मान 0, नीचे से ऊपर जाएंगे भी का मान 0, ठीक है। 10 क्लास के बदले 12 लग जाएगा, लेकिन पढ़ाएंगे बड़े प्यार से, कोई हड़बड़ा के नहीं पढ़ाएगा। टीचर लोग को भी बता दिया गया है। क्लियर है? त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान और कुल ऊर्जा का मान क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो इस पर एक सवाल जो हमेशा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसलिए पूछा भी जाता है, आपको कहेगा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर, कभी दे देगा त्वरण नियत रहता है, कभी दे देगा गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है। अगर त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण दोनों दे दे तो आंसर मारिएगा गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि जी का मान नियत रहता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण नहीं दे दे तब आंसर क्या मारिएगा? क्या मारिएगा? त्वरण। और अगर आप कहिएगा गुरुत्वीय त्वरण और कुल ऊर्जा दोनों दे दे, तब ऐसा कभी कोई क्वेश्चन देगा नहीं। हाँ, लेकिन इसका और इसका कॉम्बो मिला के जरूर दे देगा। या कभी कभी क्या करता है, यहां त्वरण के बदले में जो है ना, यहां त्वरण के बदले में त्वरण नियत रहता है, क्वेश्चन में नहीं रहता है, लिखल रहता है। जो गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है, इसके बदले में एक लाइन जो लिखता है क्वेश्चन, वो लिखता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नियत त्वरण। देख लो क्या क्या लिखता है क्वेश्चन, और एकदम ने भटकना है। आप हमेशा जानते हैं नीचे से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। जी का मान क्या होता है? घटता है। लेकिन दोस्त मेरे, आप कहिएगा तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रहा है, जी के मान में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? आप क्यों कह रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नियत त्वरण? इसलिए कह रहे हैं कि छोटी सी लंबाई के लिए जी के मान को नियत मान लिया जाता है। छोटे से लंबाई के लिए जी के मान को क्या मान लिया जाता है? नियत मान लिया जाता था। अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा तो त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण या कुल ऊर्जा या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नियत त्वरण होगा। बोलन दे, इस सब का सब वैल्यू नियत रहेगा। तो कभी कभार क्वेश्चन कहता है कि नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से उच्चतम बिंदु पर वेग का मान 0 होगा। ये आंसर होगा, ध्यान देना। अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर जा रहा है तो या तो देगा गुरुत्वीय त्वरण नियत रहेगा, या कुल ऊर्जा नियत रहेगा, या त्वरण नियत रहेगा, या देगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से अंतिम वेग 0 होगा। यह आंसर होगा। बुझा रहा है? ये एनसीईआरटी का सवाल है। अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है तो या तो त्वरण नियत होगा एक ऑप्शन, या नहीं तो कुल ऊर्जा नियत रहेगा, या गुरुत्वीय त्वरण नियत रहेगा, या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से प्रारंभिक वेग 0 के साथ आ रहा है।
बुझा रहा है कि बाउंसर मार रहा है? दोस्त मेरे दिमाग अस्थिर करके रखना। ये लिख लिया? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला ही क्वेश्चन है आपका, 10 केजी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। 10 केजी द्रव्यमान, लग रहा है ना न्यूमेरिकल है, लग रहा है कि नहीं? 10 केजी द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 केजी द्रव्यमान का एल्युमिनियम के गोलों का व्यास समान है। व्यास क्या है? दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं जब वे भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं। भूतल से वो कहीं रहे, नीचे रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, कहीं रहे, 10 मीटर ऊपर होते हैं, तब इनके समान क्या होंगे? जल्दी से बता दो। हम यहां गतिज ऊर्जा नहीं लिखे हैं, हम यहां क्या लिखे हैं? कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा जो होता है आपको भी पता है, कुल ऊर्जा जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। कुल ऊर्जा का मान किसके किसके बराबर होता है? तो यहां गतिज ऊर्जा ऑप्शन होगा क्या? स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन होगा क्या? संवेग ऑप्शन होगा क्या? त्वरण ऑप्शन होगा क्या? क्लियर है? अब जल्दी से यहां थ्योरी लिख लिए हो, अगले पर चले हम। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। दोस्त मेरे, हमारा एक ही मकसद है इस क्लास के थ्रू, थ्योरी भी पढ़ाना टफ टॉपिक को, और टफ टॉपिक के सेम टाइम में क्वेश्चन भी करवा देना। ठीक है? अब चलते हैं दोस्त मेरे, क्या मामला है कि अगर आप जानते हैं, एक बात बताइए, एकदम सिंपल सा थ्योरी है और इसको शायद आप जानते होंगे। बंदूक मास, ये तो सबको पता होगा, ये न्यूमेरिकल mg vg बराबर माइनस ऑफ mb vb, पता है कि नहीं पता है? कल भी आया था टेस्ट में, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको जरूर बनाए होंगे। हमेशा ये टेस्ट में इसलिए आता है कि हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लेकिन इसका एक क्वेश्चन हमको ये बताइए कि वेग किसका कम होगा? बंदूक का वेलोसिटी ऑफ द गन इज लेस या वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज लेस? किसका वेग कम होगा? हाँ, गन का वेग पीछे हटने का कम होता है और बंदूक के आगे हटने, चाहे गोली के आगे चलने का वेग ज्यादा होता है। देखो बात बताइए, तो सबको पता है गोली का वेग ज्यादा होता है, उतने तेजी से अगर बंदूक पीछे हटेगा तो आदमियों ने मर जाएगा रे। तो अगर इसका वेग कम होता है क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसका वेग ज्यादा होता है क्योंकि इसका द्रव्यमान कम होता है। प्यारे बच्चों, इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने क्या सीखा? इसका द्रव्यमान क्या है? कम। बी फॉर बुलेट है, जी फॉर गन है, तो मास वेलोसिटी ऑफ द गन कम है इसलिए डाउन एरो है, मास ऑफ द गन भी ज्यादा है। अब वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो है वो ज्यादा है, वेलोसिटी मास ऑफ द बुलेट क्या है? कम है। इसका मतलब सीधे शब्दों में कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग कम होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज्यादा। यही ना मामला है? अरे बोलिए। अब एक बात बताइए, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, इसको लिख लीजिए फिर बतिया लेते हैं। लिख लिए? जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका वेग कम, और जिसका द्रव्यमान कम उसका वेग ज्यादा। इसीलिए तो बंदूक का वेग जो है वो कम होता है पीछे हटने का, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है? ज्यादा। हो गया? पढ़े? अब देखो, कहता है 5 किलोग्राम, सेम थ्योरी यहां लगा दो। 5 किलोग्राम द्रव्यमान, 10 किलोग्राम द्रव्यमान, थ्योरी छोटा छोटा लिखना, जगह का दिक्कत होगा, छोटा छोटा थ्योरी लिखना, मैथ में भी, रीजनिंग में भी, सब में। 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंद की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करेगी? 5 किलोग्राम की कि 10 किलोग्राम? पक्का?
क्यों? तेजी से कह रहा है, धीरे से नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन, तेजी से कौन गति करेगा? तो तेजी से जकर द्रव्यमान कम होगा वही ना तेजी से गति करेगा। तो गोली के द्रव्यमान कम है, वो तेजी से गति करता है। तो बताओ क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? हाँ सही है, पक्का। उम्मीद करते हैं थ्योरी क्लियर होगा। बोलो, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, क्या समान है? क्या समान है? क्या समान है? गतिज ऊर्जा समान है, तो अगर उस पर समान बल लगाएंगे तो वो समान दूरी तय करेगा। लिखिएगा नोट करके, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु कैसा दूरी तय करेगा? समान दूरी तय करेगा। कैसी दूरी तय करेगा? अब देखो आंसर, अब इसका बताओ। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा से के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाए, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाए, कैसा बल प्रयुक्त किया जाए? समान बल प्रयुक्त किया जाए, तो कार के ठहरने से पूर्व लंबी दूरी तय करेगा, ट्रक ठहरने से पहले लंबी दूरी तय करेगा, दोनों ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगा। क्या होगा आंसर? अगर गतिज ऊर्जा समान है और अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु पर समान बल लगाया जाए तो वह ठहरने से पूर्व समान दूरी तय करेगा। क्लियर है? अगला में चलते हैं। ऊर्जा की क्षति, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर दो गतिशील पिंड है, कैसी पिंड है? दो गतिशील पिंड है। कैसी पिंड है दोस्त मेरे? दो गतिशील पिंड है, जैसे एक का द्रव्यमान होगा m1 और दूसरे का द्रव्यमान होगा v1। एक का द्रव्यमान m1, उसका वेग v1, और एक का द्रव्यमान है m2 और उसका वेग क्या है? v2। अगर मान लो ऐसा है, दो गति से ई तो चला, हम हाफ एम वी स्क्वायर के सवाल नहीं पढ़ा रहे हैं कि m दिया हुआ है, v दिया हुआ है, पट से गुना करो, चट से आंसर निकाल लो। क्वेश्चन वो भी पूछेगा, हम उस पर कोई कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका वो भी पूछेगा। लेकिन वैसे प्रश्न जो आपके मेरिट बनाने में आपका सहयोग करेंगी, क्योंकि दोस्त मेरे एग्जाम निकाल लेना, पीटी निकाल लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक नंबर से छूट जाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन मामला है मेंसवा निकालना, फाइनल मेरिट तक जाना। फिजिकल में अपीयर हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन मामला क्या है? मेरिट में तुम्हारा नाम हुआ, तुम्हारा नौकरी हो जाए, नहीं तो छटनी के 100 उपाय हैं। ठीक हो गया है सर? छटनी के 100 उपाय है, या तो तुरा पीटी में छांट देगा 1 नंबर से, और ना तो तुरा मेंसवा में छांट देगा। जगर खाली पीटी है तो कोनो न कोनो चीज में आगे जाके अगर तुम्हारा नंबर कम रहेगा तो छटने की संभावना प्रबल है। लोग कहते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने से रिजल्ट होता है, हमको ऐसा लगता है कि 5 अच्छे क्वेश्चन पढ़ने से रिजल्ट होता है, और मतलब नौकरी होता है। रिजल्ट क्वेश्चन पढ़ने से होता है, लेकिन नौकरी जो होता है ना, वो 5 अच्छे प्रश्नों को पढ़ने से होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। नौकरी लेना और रिजल्ट लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो मेरिट से कहीं ना कहीं से छटा होगा। एक बार हाथ खड़ा करो, कौन कौन है? बहुत ऐसे बच्चे हैं, और एकदम क्लोजली छटे होंगे, तो वो काम आपके साथ ना हो, आपको फिर से ना बैठना पड़े 5 साल तक, उसी का उपाय लगा रहे हैं। नौकरी 5 अच्छे प्रश्नों को पढ़ने से ही होता है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे थे, अगर दो गतिशील पिंड है और अगर टक्कर हो गया, क्या हो गया दोस्त मेरे? अगर दो गतिशील पिंड में टक्कर हो गया या टक्कर नहीं भी हुआ, तो उसका जो क्षय होगा गतिज ऊर्जा का, क्षय जो होगा वो गतिज ऊर्जा का, क्षय गतिज ऊर्जा का जो होगा वो क्या होगा? हाफ एम, ध्यान देना, हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसका ध्यान देना,
अगर द्रव्यमान सेम है तो हाफ m कॉमन ले लेना है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। बोलवे नहीं करेगा। अगर सेम द्रव्यमान है तो हाफ m कॉमन ले लेना है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ना। और अगर द्रव्यमान सेम नहीं है तो इसका m1 v1 इसका m2 v2 सबका वैल्यू पुट कर देना, यू विल गेट द रिजल्ट। अरे बोलो, तो पहले तो ई मामला। अब मामला ये है कि एक और सवाल है। सवाल क्या है? थ्योरी है। अगर ये इसका द्रव्यमान m1 है और इसका वेग v1 है, और अगर एकर द्रव्यमान m2 है, एकर वेग v2 है, और दोनों आपस में टकरा के साथ में चल दिया, एकर द्रव्यमान m1 एकर द्रव्यमान m2, ये मान ले v वेग से चल दिया ना, तो टक्कर से पहले का जो संवेग होगा टक्कर के बाद का संवेग समान होता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है? तो इस चक्कर से पहले का द्रव्यमान गुना वेग है, द्रव्यमान गुना वेग है, द्रव्यमान गुना वेग। बोलवे नहीं करेगा। ये टक्कर से इधर पहले है कि बाद है? आई तो टक्कर से पहले का संवेग हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। बोलो हाँ। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, m1 v1 प्लस m2 v2। अब बराबर ही हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v। बोलो हाँ। तो अगर हमको टक्कर के बाद का वेग निकालना है कि टक्कर के बाद वेग कितना था, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, यहां से भी नहीं निकल जाएगा। अरे बोले हुए नहीं करेगा, निकलेगा। टक्कर के बाद का वेग हमको पता है। अगर मान लो ये टक्कर से पहले का वेग हमको पता है, इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ये पूरे का काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर करके इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो हमको टक्कर से पहले जो ऊर्जा था, मान लो ये दोनों मिला के 10 जूल ऊर्जा था काइनेटिक एनर्जी, और टक्कर के बाद 8 जूल हो गया, तो एकरा में से एकरा घटा देंगे तो हमको 6 ऊर्जा नहीं मिल जाएगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और दोनों का साथ में वेग निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो जल्दी से एकरा लिख लो। रुक जा, ऊपर से जल्दी लिख। सारे टीचर का टाइम चला फिक्स है, कल से एग्जैक्ट 9 बजे लाइव हो जाएगा। 9 से 9:45 मेरा है, 9:45 से 10:30 गौरव सर, 10:30 से 11:15 रोशन सर। और तीनों कंटेंट हम पूरी टीम के साथ और सभी टीचर के साथ मिलके बनाए। और जो जो इंस्ट्रक्शंस हम दिए हैं, फ्री में क्लास मिल रहा है दोस्त मेरे, जरूर कर लो। हम बार बार ऊपर कर दें। हम आपको कोई जोर भी नहीं दे रहे हैं, हम अपने पहले थ्योरी पढ़ाएंगे और तब क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? भारी लगे तो समझ लो तुम मेहनत कर रहा है, और नहीं तो बल का सहमा तक न्यूटन पढ़ो, तब 5 साल और लगेगा। एकदम दिमाग में चला एडजस्ट कर लो। 5 अच्छे प्रश्न ही नौकरी दिलवाते हैं मात्र, नहीं तो फिर पंचवर्षीय में चले जाओगे। अरे हो गया। पढ़े पढ़े हो, कहीं कहीं जगह कम पड़ जाएगा लगता है। अरे बढ़े, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन है चिकनी सतह पर, ले लो कितना घन है। चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से, कितना मीटर पर सेकंड के वेग से गति से चल रहा है। यह 1 किलोग्राम के एक स्थिर अन्य वस्तु से टकरा रहा है। बहुत बढ़िया बात। 1 किलोग्राम, एकर वेग कितना है? 1 किलोग्राम के एक अस्थिर अन्य वस्तु से टकरा रहा है, तो अस्थिर एकर वेग कितना है? 0। बहुत बढ़िया बात।
अब वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। ये 0.5 केजी का वस्तु और ये 1 केजी का वस्तु, दोनों एकल होकर के साथ में आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं भी है। टकराव के दौरान कुल क्षति ऊर्जा क्या होगी, यही ना। हम अगर इसका द्रव्यमान हमको पता है 1 किलो, आधा किलो, 1.5 किलो, तो हाफ mv² निकालने के लिए भी चाहिए। बोलवे नहीं करेगा, एकड़ हाफ mv² होवे नहीं करेगा, क्योंकि m तो है, v का मान 0 है, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका हाफ mv² के लिए हाफ m है, v है, हाफ mv² निकाल देंगे। इसका हाफ mv² निकाल देंगे, अब दोनों को घटा देंगे तो 6 ऊर्जा नहीं निकल जाएगा। लेकिन पहले इसका वेग निकालना होगा। पहले क्या निकालना होगा? अब वेग निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला लगाना होगा? टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर से पहले का संवेग 0.5 गुना 2 प्लस ई तो 0 न हो जाएगा, 0 बराबर टक्कर के बाद का संवेग कितना? 0.5 गुना 1 इंटू भी का मान देखो कितना आता है, 5 दूनी 10, 1 आई हो जाएगा 0.5। आई यहां प्लस हो जाएगा, ई हो जाएगा 1.5 किलो, तो 1.5 किलो रे 1.5। तो यहां से भी का मान कितना हो जाएगा बता? 1 5 दूनी 10 ना, 1 का बट्टा 1.5 1.5, पॉइंट उड़ोगे 10, 5 दूनी 10, अब 5 तिया 15, 2/3 मीटर पर सेकंड होगा। अरे बोल लो। अब एकड़ गतिज ऊर्जा निकाल लो, एकड़ गतिज ऊर्जा निकाल लो, अब दोनों को घटा दो, आंसर आ जाएगा। बोलो। किसी को किसी में से घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन नहीं होगा, खाली माइनस साइन नहीं होगा। 1 मिनट होल्ड डाउन। अब इसका गतिज ऊर्जा निकालो तो कितना आता है? काइनेटिक एनर्जी अगर इसका निकालते हैं हम, तो काइनेटिक एनर्जी या 6 डायरेक्ट निकाल दें, 6 निकालेंगे, देखो डायरेक्ट हाफ m1, m कितना रे? 0.5 इंटू भी स्क्वायर कितना? 1.5 इंटू भी स्क्वायर 1.5, 2 का स्क्वायर होगा माइनस हाफ m का मान कितना है? अरे ये 1.5 है ना, 1.5 इंटू भी स्क्वायर कितना आया है? 2/3 का होल स्क्वायर। सवाल चला दुए लाइन का है, बस घटा आंसर आ जाएगा।